नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका स्वागत है एक नए वायरल टॉपिक में। और आज हमारे टॉपिक का विषय है हाउथी विद्रोह। दोस्तों, हाउथी विद्रोह आजकल वायरल चल रहा है, इसलिए हमने अपने टॉपिक का विषय हाउथी विद्रोह चुना है। जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछने की ढेर सारी संभावनाएं हैं। आप लोग तो ट्रेंड परीक्षाओं का देख ही रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो इंटरनेशनल न्यूज हैं और जो संगठन हैं और जो ग्रुप हैं, इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 2026 में इस विषय से आने की प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउथी विद्रोह, हाउथी रिबेल्स। सबसे पहले इस समूह के परिचय के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। हाउथी विद्रोही समूह, जिसे अक्सर हाउथीज कहा जाता है, ये यमन में सक्रिय हैं। इन्हें ईरान समर्थित भी कहा जाता है और ये यमन के उत्तर पश्चिमी हिस्से में विशेष प्रभाव रखते हैं। 2014-15 के दौरान यमन की राजधानी सना पर नियंत्रण स्थापित किया। आप देख रहे हैं ना, 2014-15 के दौरान यमन की राजधानी जो सना है, उस पर इन्होंने अर्थात यमन ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। आइए, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हाउथी जो हैं कितना ज्यादा पावरफुल हैं। इसका मतलब है कि इनके पास में एक प्रकार के मिलिट्री फोर्स भी होगी और ये अपने किसी भी काम को अंजाम देने के लिए इनका प्रयोग करते होंगे, जिससे ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं और राजधानी को भी टेक ओवर करने में इनको कोई वक्त नहीं लग रहा है। आइए अब हम लोग ध्यान देते हैं वर्तमान स्थिति और हालिया घटनाएं। हाल की न्यूज क्या है? तो हाल ही में हाउथी समूह ने राजधानी सना में स्थित एक यूनाइटेड नेशन यूएन परिसर पर छापा मारकर लगभग 20 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया, जिसमें 15 विदेशी और 5 यमनी कर्मचारी शामिल थे। इस दौरान उन्हें संचार उपकरण, फोन, सर्वर, कंप्यूटर से भी वंचित कर दिया गया। आप तो समझ ही रहे हैं, यदि कोई भी ग्रुप किसी को कैचअप करेगा तो क्या वो फोन, सर्वर और कंप्यूटर चलाने के लिए स्वतंत्र छोड़ेगा? नहीं। इस कार्रवाई के बाद फ्रांस ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और तुरंत एवं बिना शर्त कर्मचारियों की रिहाई की मांग की। पीड़ित कर्मचारियों में से कुछ को रिहा किया गया है, लेकिन अभी भी कई को हिरासत में रखा गया है। आइए हम लोग ध्यान में ये रखते हैं, आखिर यह महत्वपूर्ण क्यों है? इस घटना से यह स्पष्ट हुआ है कि हाउथी समूह ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर दबाव बढ़ा दिया है, विशेषकर उन पर जो उनके प्रभाव क्षेत्र में काम कर रही हैं। हाँ, इससे यमन में मानवीय सहायता कार्यक्रमों का संचालन प्रभावित हो रहा है। यूएन और अन्य एजेंसियों के लिए सुरक्षित वातावरण खतरे में है। अब आप समझ रहे हैं, पुनः एक टास्क फोर्स और बनाना चाहिए, जिसको ब्लू हेलमेट के नाम से जाना जाता है, और यूएन को, और वहां पे किसी भी यदि बुरे अंजाम दिए जा रहे हैं तो उसको व्हाइट और उनसे छुड़ाने की कोशिश यूएन को करनी चाहिए। यह घटना क्षेत्रीय सुरक्षा एवं समुद्री मार्गों यानी विशेषकर लाल सागर, बाब अल मंडेब जलसंधि में तनाव को बढ़ा सकती है, क्योंकि यमन स्थिति हाउथी समूह ने पहले भी समुद्री जहाजों को निशाना बनाया है। दोस्तों, ये हाउथी यानी आप देख रहे हैं, ये समुद्री लोगों को शिकार बनाना, आप तो समझ रहे हैं, ये पायरेसियों का काम होता है। ये पायरेसी से भी जुड़े हुए हैं। संभावित प्रभाव एवं चुनौतियां, कहते हैं कि मानवतावादी सहायता का अवरुद्ध होना। यदि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सक्रिय नहीं रह पाती तो यमन में पहले से गंभीर संकट यानी गहरा सकता है। क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि, इस तरह की कार्रवाइयां ईरान, सऊदी अरब, इजराइल, हाउथी एवं अन्य मध्य पूर्व शक्तियों के बीच झड़पों का कारण भी बन सकती हैं। पतनशील शासन एवं अस्थिरता, हाउथी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में शासन प्रणाली कमजोर होती जा रही है। इस तरह की घटनाएं उनकी वैधता और नियंत्रण प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। निष्कर्षतः दोस्तों कहा जाए तो हाउथी विद्रोही समूह न सिर्फ यमन के आंतरिक संघर्ष का हिस्सा है, बल्कि उनकी कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्रभावित कर रही हैं। इस परिदृश्य में भारत तथा अन्य देशों जो मानवीय सहायता, समुद्री सुरक्षा या मध्य पूर्व अफ्रीका की रणनीति से जुड़े हैं, उन्हें यमन संकट को गहराई से समझना होगा।
अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब एवं संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण एवं प्रतिक्रिया रणनीति भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, हाउथी मिलिट्री चीफ स्टाफ किल्ड इन इजराइल अटैक ग्रुप, ऐसा से मतलब कहा जा रहा है। दोस्तों, हम एक बात करेंगे कि हाउथीज हैज बीन क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द रेड सी, यानी जो लाल सागर है वहां पे लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, व्हिच इज आल्सो इंपैक्ट द ट्रेड, यानी इनसे ट्रेड यानी व्यापार पर भी ज्यादा से ज्यादा प्रभाव यानी पड़ रहा है। तो हाउथी जो रिबेल्स है ना, ये रिलीज यूनाइटेड नेशन स्टॉप्स इन साना, ये तो आप लोग सुन चुके हैं। और हम दोस्तों आपसे चर्चा करेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आपको प्रश्न में ज्यादा आने की संभावना है। जैसे हम बात करें कुछ ग्रुपों की यानी समूहों की, ऐसे ही जो कि फोर्स बना लिए हैं और कई देशों में उनका ठिकाना मतलब पड़ा हुआ है और उनका अलग अलग ठिकाना है और अलग अलग नामों से वे जाने जाते हैं। जैसे हम बात करें कि हिजबुल्ला कहां पे है? तो लेबनान में है। हमास ग्रुप कहां पे है? तो गाजा में है। हाउथी ग्रुप कहां पे है? यमन में है। मुस्लिम ब्रदरहुड कहां पे है? इजिप्ट में है। और अल शबाब का नाम आप लोग जानते होंगे, सोमालिया में अल शबाब, ये भी इसी प्रकार का एक ग्रुप है। और एक यदि हम बात करेंगे फार्स का, तो फार्स कोलंबिया में मतलब पड़ता है। और M23 रिबेल फोर्स यदि बात करें डीआरसी में है, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ओके, यदि चार रीजन की बात करें नाइजीरिया में जो है तो बोको हराम वहां पे मतलब है चार रीजन में। और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यदि बात किया जाए तो सूडान में ये सब हैं। और अराकान आर्मी तो आप लोग समझ रहे हैं, अराकान आर्मी यानी म्यांमार के राखीन स्टेट में इनका निवास है। और ऐसे ही ग्रुप यदि हम चर्चा करें तो कोचिन रिबेल इनका नाम है, यानी म्यांमार में ही है ये कचिन। ओके, कचिन जो है म्यांमार में है। हम आपको अगले यदि खबर की बात करें तो जॉर्जिया से खबर आ रही है, इनको आप लोग पढ़ लेंगे तबलिसी। जॉर्जिया एक न्यूज में भी ये भी आया है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वहां पे 2 सालों से कंटिन्यू चल रहा है ब्लैक सी के अराउंड में। तो इसको आप लोग ध्यान से पुनः देखने की यानी प्रयास करेंगे। और एक वहां पे आप फ्रांस पेरिस में एक होस्ट मतलब किया गया है, बिग हाइस्ट किया गया है यूरोपियन सिटी में, तो इसको भी आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। सेकंड न्यूज है। थर्ड की बात करेंगे तो दिल्ली वर्ल्ड पॉल्यूशन डे इन द लास्ट 5 ईयर, यानी दिल्ली में जो है कि वर्ल्ड पॉल्यूशन डे मनाया गया वहां पे लास्ट 5 ईयर में, यानी 5 ईयर, यानी आफ्टर द दिवाली फेस्टिवल, दिवाली यानी फेस्टिवल के बाद में। और ये आप और यदि हम बात करें आपको कौन सा, तो आपको पढ़ने की AQI, ये जो भारत का जो AQI है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो इसको भी आप देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि नेक्स्ट 2026 में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की यानी मतलब ज्यादा चांस हैं। जैसे व्हिच सिटी इन इंडिया हैज फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन प्रैक्टिस इन द लास्ट ईयर, लाइक आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमको लग रहा है कि महाराष्ट्र में ये है। और यदि हम बात करें कि इन द नेशनल AQI तो हाउ मेनी पॉल्यूटेंट इज इंक्लूडेड, तो 8 पॉल्यूटेंट, यहाँ पे 8 पॉल्यूटेंट है। यानी आपको कहा जाए कि नेशनल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें कितने पॉल्यूटेंट को रखा गया है, तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे इसको, मैं बता भी दे रहा हूं आपको। यानी PM पार्टिकुलेट मैटर यानी 2.5 है और पार्टिकुलेट मैटर 10 है। 1 यानी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यानी 2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 यानी 3, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 3, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी 4, ओजोन है यानी क्या नाम था इस, ओजोन है 5, 6 ओजोन O3 काउंट कर लीजिएगा आप लोग। अमोनिया है NH3 और लेड है PB, ये सभी क्या है मतलब 8 पॉल्यूटेंट है। और आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसा UPSC ने थीम अपनाया है और हर साल ऐसे साइंस और टेक से रिलेटेड करके, एनवायरमेंटल से रिलेटेड करके ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप लोग यानी ध्यान देंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हिच एक्ट ऑफ इंडिया रेगुलेट नॉइज पॉल्यूशन, तो आप लोग इसको जानते हैं, नॉइज पॉल्यूशन है कंसिडर्ड एज एयर पॉल्यूटेंट यानी अंडर द एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट। ओके, ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए मतलब सिद्ध होगा। FDI को आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेट FDI हैज बीन फॉलन, नेट FDI जो है वो नीचे गिर गया है। और ग्रॉस देखेंगे, ग्रॉस FDI तो राइजिंग तो हो रहा है, बट नेट FDI वो नीचे गिर रहा है, इसको आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। CBI भी न्यूज में है, CBI से संबंधित आप लोग एक बार जाएं और स्वयं के तर्ज पे इसको पढ़ने की कोशिश करें। एक आ रहा है PM श्री जो योजना है, दरअसल ये PM श्री योजना ये स्कूल और कॉलेजों को अपग्रेड करने की एक योजना है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको आप लोग भी ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे FATF एक ये भी FATF है एक संस्था है, तो इसको भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी FATF है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है फॉर कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग के ऊपर, तो वहां पे इंडिया भी जो उसका मेंबर है, इसको 1989 में बनाया गया था, तो इसे भी आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें भी जैसे ब्लैक लिस्ट बनाया जाता है और ग्रे लिस्ट बनाया जाता है, तो इंडिया ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक में नहीं है, तो इंडिया उसका मेंबर भी है। दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही टॉपिक चाहिए
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपको कैसे और कौन सी टॉपिक चाहिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड। तो मैं वीडियो उसी पर बनाने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के साथ और मैं यहीं पे अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।